हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर कम से कम 200 प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हम फटाफट से एकदम फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। कोई एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम रखा है वीर गाथा काल। ठीक है, और जो आदिकाल नाम है ये किसने दिया है फिर? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आदिकाल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा है। वीर गाथा काल के अंतर्गत किस किस भाषा की रचनाएं उपलब्ध होती हैं? अपभ्रंश और देश भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास के लिए कवियों के परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं मिस्र बंधु विनोद से। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद के 4 भाग प्रकाशित हुए थे, जिनमें से तीन भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बताती चलूंगी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मिस्र बंधु विनोद से कवियों के परिचयात्मक विवरण लिए गए हैं। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कौन सी है? तो यह गद्य का आविर्भाव। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है गद्य का आविर्भाव, क्योंकि पहले पद्य रचनाएं होती थी केवल, है ना, रीतिकाल भक्तिकाल उन सब में पहले पद्य रचनाएं होती थी, और गद्य रचनाएं, गद्य यानी कि नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानियां, इन सभी की शुरुआत आधुनिक काल से ही मानी जाती है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए कहाँ कहाँ से सामग्री प्राप्त की है? तो श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला से, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी से, श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से, और मिस्र बंधु विनोद से। ठीक है, ये चारों जो ग्रंथ हैं वो इनके ग्रंथ के मुख्य रूप से आधार रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसके लिए उन्होंने सामग्री यहीं से ही प्राप्त की है, इन 4 ग्रंथों से। आगे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्वेश्चन बढ़िया लगें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी बच्चे न्यू हैं, है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और जो पुराने हैं वो उनका भी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी की ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसको ज़रूर पढ़ लेना। आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक मैंने बिल्कुल एक एक हाईलाइट क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ाए हैं। रामचंद्र शुक्ल जो सीरीज है उसमें आप चाहें तो फटाफट से उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और इनकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में कितने वर्षों के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है? 900 वर्षों के इतिहास को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या रही है? तो ये 1375 से 1700 ईस्वी रही है। ठीक है, 1375 से 1700 संवत, सॉरी ईस्वी नहीं है, संवत, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की जो किताब है उन्होंने उसे संवत में ही लिखा है, ना कि ईस्वी में। और अगर संवत में से आप ईस्वी निकालना चाहो तो संवत में से आपको 57 वर्ष क्या करना है? माइनस करना है, तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। 1375 से 1700 संवत। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? अमीर खुसरो जी के द्वारा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो ये देश भाषा नाम दिया है। अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। ठीक है, अपभ्रंश नाम का जो सबसे पहले उल्लेख है वो प्राप्त होता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, क्योंकि राजा धारसेन जो थे उनके पिता थे चित्रगुप्त सेन, और उन्होंने अपने पिता के लिए बताया था कि उनके पिता 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपभ्रंश का नाम खुदवाया था। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार में कितने दोहे संकलित हैं? तो देखो इसमें ना 933 दोहे नहीं है बल्कि 250 दोहे हैं, और 933 ईस्वी में ये लिखा गया था। 933
ईस्वी में ही लिखा गया था और 250 दोहे इसमें संकलित हैं। इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, उल्टा लिख गया है। आदि पुराण किसकी रचना है? तो ये पुष्पदंत की रचना है आदि पुराण। हठ योग का उपदेश हिंदी में किसने दिया था? गोरखनाथ ने। रास को क्रीड नियक किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। रास को एक रूपक किसने माना है? तो अभिनव गुप्त जी मानते हैं। राजसूय शब्द से रास की उत्पत्ति किसने मानी है? गार्सदा तासी ने मानी है, जिन्होंने हमारे हिंदी का सबसे पहले फ्रेंच भाषा में साहित्य लिखा था। भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है? तो ये माना है मुनि जिन। कृष्ण के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? नेमिनाथ रास। ठीक है, ये श्री कृष्ण के जीवन पर लिखा गया पहला ग्रंथ है नेमिनाथ रास। यात्रा संघ एवं मूर्ति स्थापना का वर्णन किसमें है? रेवंत गिरिरास, जो कि विजय सेन सूरी की रचना है। यात्रा संघ एवं मूर्ति स्थापना का वर्णन दिया गया है रेवंत गिरिरास में। कली काल का सर्वज्ञ, प्राकृत का पाणिनि, ये दोनों उपाधियां किसको दी गई हैं? तो हेमचंद्र को दी गई हैं। ठीक है, कली काल का सर्वज्ञ और प्राकृत का पाणिनि। हजारी जी ने अपना उपन्यास चारु चंद्र लेख किस ग्रंथ के आधार पर लिखा था? तो ये प्रबंध चिंतामणि के आधार पर, जो कि किसकी रचना है? आचार्य मेरुतुंग की रचना है, जो अपभ्रंश के कवि थे। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? पंच पांडव चरित रास माना जाता है। श्रृंगारिक गेय काव्य कहाँ पर मिलता है? कौन सा मिलता है? तो ये है बीसल देव रासों में। श्रृंगारिक गेय काव्य मिलता है बीसल देव रासों में। हालांकि एक रासो काव्य है, लेकिन इसका जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस है। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बीसल देव रासों में मिलता है। कार्तिक मास से इसका प्रारंभ माना गया है। आला उदल किस शाखा से संबंधित थे? बनाफट शाखा से संबंधित थे। मौखिक परंपरा के आधार पर आला खंड को संग्रहित किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स इलियट के द्वारा किया गया था। आला खंड को परमाल रासो शीर्षक से प्रकाशित किसके द्वारा किया गया? श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, आला खंड को परमाल रासो शीर्षक से, जो आला खंड है उसी का ही नाम है परमाल रासो। और ये किसकी रचना है? जगपति की रचना है। ये नरपति ना, एक में जगनिक की रचना है, वो नाम याद नहीं आ रहा था। ठीक है, जगनिक की रचना है आला खंड या फिर परमाल रासो, और इसे परमाल रासो से बाद में श्याम सुंदर दास जी ने प्रकाशित करवाया था। आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? डब्ल्यू वाटरफील्ड ने करवाया था। आला उदल को धीर वीर की संज्ञा किसने दी है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। ठीक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर नाम से, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासो है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वैसे तो ये इसे अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, लेकिन उन्होंने इसे प्रथम महाकाव्य माना है। और इसका जो कवि है चंद्रवरदाई, उसको प्रथम महाकवि भी माना है। चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। चंद्रवरदाई को हिंदी में छंदों का राजा किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। इसमें 90% क्वेश्चन है जो शुक्ल जी की किताब से सीधे सीधे उठाए गए हैं। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद। और आला खंड का किसने किया था? डब्ल्यू वाटरफील्ड ने। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने स्वीकारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किसने आनंद संवत की कल्पना की थी? तो डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने की है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आनंद संवत की कल्पना की है डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने। पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ किसने निर्धारित किए थे? माता प्रसाद गुप्त ने किए थे। राजा मुंज के सरस दोहे किससे प्राप्त हुए? प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त हुए थे। राजा मुंज के सरस दोहे कहाँ से मिले हैं? प्रबंध चिंतामणि से। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसी प्रकार के 2000 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, और इनकी जो PDF है, अगर आप लेना चाहते हैं 2000 क्वेश्चनों की PDF, केवल नवरात्रि में ऑफर है, केवल और केवल 41 रुपये में। ठीक है, 41 रुपीज़ में। नवरात्रि यानी कि जिस दिन नवमी होगी उस दिन उसका जो रेट है वो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और अभी के लिए 41 रुपये है, वहाँ से आप इसको ले सकते हो। शिक्षा कंपटीशन नाम से ऐप है, मैं इसमें लिंक डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप उसको परचेज कर सकते हो। 2000 प्रश्नों की सीरीज है ये। ठीक है,
साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं ये बात। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस पत्रिका से किया है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से किया है, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था। ग्रियर्सन का जो पुस्तक था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने लिखा था, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका नाम से प्रकाशित हुआ था 1888 ईस्वी में। आगे चलते हैं। मिस्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग किसने कहा है? तो ये कहा है नामवर सिंह ने। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? सारंगधर को माना है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिस्र बंधुओं ने माना है। ठीक है, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। इन्होंने पद्य कवि, देखो अलग अलग है ये। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है सारंगधर को। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है और हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किससे किया है? तो ये देश भाषा से किया है। अपभ्रंश भाषा को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इतिहास से शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, ये किसका कथन है? जैनेन्द्र कुमार का कथन है। वो कहते हैं कि इतिहास के जो और भी ग्रंथ हैं उनसे शुक्ल जी ने अपनी सामग्री एकत्रित की है, अपने इतिहास के लिए उन्होंने सामग्री प्राप्त की है, वहाँ से जुटाया है उन्होंने, जगाया कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी का आरंभिक रूप अभट्ट को किसने माना है? तो भोला शंकर व्यास जी ने माना है। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने, तीनों ने माना है हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है, गोरखनाथ को गद्य का कवि माना है, लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का प्रथम कवि पुष्प या पुण्य को माना है। इन तीनों लोगों ने माना है और तीनों ने ही हिंदी साहित्य का इतिहास का ग्रंथ लिखा है। हिंदी का सर्वमान्य प्रथम ग्रंथ कवि कौन है? तो ये है सरहपा। ठीक है, जो कि सिद्ध कवि हैं प्रथम। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो श्रावकाचार्य को माना जाता है, जो कि देवसेन की रचना है। किसकी है ये? देवसेन की रचना है। 933 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और 250 इसमें दोहे हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को किसने कहा था? तो ये भोला शंकर व्यास जी ने कहा था। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? भोला शंकर व्यास जी को कहा जाता है। अपभ्रंश साहित्य का व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। आगे चलते हैं। भोला शंकर व्यास जी ने माघ, भारवी, बान, भवभूति की उपाधियों से किसे नवाजा है? तो पुष्पदंत को नवाजा है। ठीक है, भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत को ये सारी उपाधियां दी हैं। माघ, भारवी, बान, भवभूति, ये सारी उपाधियां पुष्पदंत को दी हैं। जैन पुराण की संज्ञा किसे दी जाती है? तो महापुराण को दी जाती है, जो कि पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत ने यशोधरा का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? जसरचर्यु में किया है। अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की है? स्वयंभू जी ने की है। दोहों की अविरल एवं अखंडित परंपरा अपभ्रंश में किससे चलती है? जोइंदू से चलती है। ठीक है, दोहों की अविरल एवं अखंडित परंपरा अपभ्रंश में किससे चलती है? जोइंदू से चलती है। जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? संदेश रासक से मानी जाती है। जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की, ठीक है, लौकिक प्रेम काव्य यानी कि लोक, इस लोक में जो रहने वाले हैं उसके प्रेम की शुरुआत संदेश रासक से मानी जाती है। ठीक है, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश रासक है। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा किस ग्रंथ में की गई है? पाहुड़ दोहा में की गई है। ठीक है, पाहुड़ दोहा में की गई है, जो कि राम सिंह की रचना है। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा करता है ये ग्रंथ। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला है? तो वज्रयान शाखा से निकला है। वज्रयान और हीनयान बौद्धयान की, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया था, जिसके वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य का उदय होता है। सिद्धों की भाषा कौन सी रही है? संध्या भाषा, इसे संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य में कौन कौन महिलाएं रही थी? तो मणिभद्रा, मेकल्पा और लक्ष्मीकरा, तीन महिलाओं के नाम इसमें आते हैं। सिद्ध साहित्य की रचनाएं किस शैली में लिखी गई थी? मुक्तक शैली में लिखी गई हैं। सिद्ध साहित्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला है? तो ये हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 ईस्वी में डाला था। ठीक है, इन्होंने कुछ ग्रंथों को मतलब यहाँ पर प्रकाशित करवाया था।
सबसे पहले। फिर बाद में राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालने का काम किया था 1945 में। ये एक बार तिब्बत वगैरह गए थे और वहाँ से सिद्धों की रचनाओं को इन्होंने इकट्ठा किया था और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। सिद्ध साहित्य को समग्र रूप से प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है प्राच्यविद बेंडल को। मायावाद दर्शन किसका है? तो ये शंकराचार्य का है। राहुल भद्र उपनाम से किसे जाना जाता है? सरेपा को जाना जाता है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुइपा का था। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से कहाँ से ली गई है? शेष मत से ली गई है। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शेष मत से ली गई है। ठीक है। गोरखनाथ ने हठ योग कहाँ से लिया है? तो ये पतंजलि से लिया है। अवधूत संप्रदाय किसे कहा गया है? नाथों को कहा गया है। अवधूत संप्रदाय नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, नाथों को। नाथ एवं सिद्ध दोनों में कौन कौन शामिल थे? तो नागा अर्जुन, चरपटनाथ और जालंधरपा। ठीक है। नागा अर्जुन, चरपटनाथ, जालंधरपा और एक गोरखपा। इनका गोरक्षपा या गोरखनाथ, ये 4 लोग थे जो नाथ और सिद्ध दोनों में शामिल थे। 4 नाम आते हैं इसमें। ठीक है। शुक्ल जी ने सिद्धों से नाथों की परंपरा का अलगाव किससे माना है? तो जालंधरपा से माना है। विष्णु शर्मा किसका वास्तविक नाम था? तो मत्स्येंद्र नाथ का नाम था। मत्स्येंद्र नाथ एक सिद्ध पुरुष थे। ठीक है, सिद्ध थे ये भी। और विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम था और गोरखनाथ के ये गुरु थे। नाथ संप्रदाय का अधिक प्रसार कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब एवं राजस्थान में हुआ था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, ये किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे चलते हैं। गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। दिन भर रोजा रहते हैं, रात अनते गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। निम्नलिखित पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। यहाँ पर हमारा रिवीजन थोड़ा सा फास्ट है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताना, इस तरह से क्लास लेना। और ये टीजीटी पीजीटी या कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी साहित्य जिसमें आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार की देखो क्लासेस बहुत सारी मैं ले चुकी हूँ, तो उनको आप ज़रूर देख लेना। गद्य विधाओं के रिवीजन में आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो केवल 41 रुपीज़ में आपको केवल नवरात्रि तक ये ऑफर है ना। पूरे नवरात्रि जिस दिन हो जाएंगे उस दिन उसकी कीमत बढ़ जाएगी और तब तक आप इनको केवल 41 रुपीज़ में 2000 प्रश्नों की सीरीज आपको इसी तरह से पीडीएफ में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से उनको तैयार कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आदिकाल से लेकर के पूरे नई कविता तक के रिवीजन क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तथ्यात्मक बेस्ड भी हैं ज़्यादातर क्वेश्चन और आपको रचनात्मक बेस्ड भी मिल जाएंगे। ठीक है, और भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। ठीक है। महाश्वेता, बागेश्वरी, ब्राह्मी, शारदा, वीणा, पानी, भारती, इला आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सरस्वती माता के। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तिरोभाव। कलापी, शिखंडी, मयूर, शिव, शिव सुतवान, ध्वजी, केकी, सारंग, नीलकंठ, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त का कथन है, जो 1931 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक निबंधकार के रूप में है। आगे चलते हैं। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो ये है सावित्री। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो ये तद्धित प्रत्यय है। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और जो क्रिया के पीछे प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहा जाता है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास। शोकाकुल, शोक से व्याकुल। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो यह जयशंकर प्रसाद जी। साईं केशव जीव हैं, कीरी कुंजर दो, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसमें द्विवचन भी शामिल होता है। ठीक है, इसमें द्विवचन भी शामिल होता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा
और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसने दी है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दी है। अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है? प्राकृत भाषाओं से हुआ है। ट्रेनिंग शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? देखो जो भाषाएं हैं, भाषाओं के विकास का क्रम आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत आती है, ठीक है। उसमें भी अगर पूछ लिया जाए तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, और संस्कृत के बाद में पाली का जन्म होता है। पाली से प्राकृत आती है, प्राकृत से अपभ्रंश आती है, और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म होता है। ट्रेनिंग शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो यह प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले दल पुरे, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार, ठीक है। मुख है, मुख को क्या दे दी गई है? मुख को कमल की संज्ञा दे दी गई है। इसमें कोई भी तुलना नहीं की गई है। जहाँ पे तुलनात्मक शब्द आते हैं वो उपमा अलंकार होता है, और जहाँ पर उपमान को ही उपमेय बता दिया जाता है ना, उसको ही क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। आगे चलते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं क्रोचे साहब, ठीक है। ये पाश्चात्य का प्रश्न है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये उद्भट हैं। उड़ते चलो ये यात्रा वृतांत किसकी कृति है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। उड़ते चलो ये यात्रा वृतांत है रामवृक्ष बेनीपुरी का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस संस्मरण के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वे दिन वे लोग, ये संस्मरण किसका है? शिव पूजन साय का है। महादेवी वर्मा ने जो गौरा नामक संस्मरण लिखा था वो गाय पर आधारित लिखा था, ठीक है। इसमें पूछा गया है किस जानवर पर आधारित लिखा है? तो गाय पर आधारित लिखा है। जंगल के जीव, ये किसकी संस्मरणात्मक कृति है? श्री राम शर्मा की है। कस्तूरी कुंडल बसे, यह आत्मकथा है, किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा जी की। रस सिद्धांत और नई समीक्षा, रस सिद्धांत और नई समीक्षा नए संदर्भ, ये दोनों आलोचनात्मक कृतियां किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। रस सिद्धांत और नई समीक्षा नए संदर्भ। निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? रामविलास शर्मा जी की है, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। निराला की साहित्य साधना। काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, ये दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद और काव्य में रहस्यवाद, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? तो ये एक ही ग्रंथ है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, है ना। ये आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? रामविलास शर्मा जी ने लिखा है 2001 ईस्वी में। ताई और रक्षाबंधन, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं? तो विशंबरनाथ शर्मा की हैं, ठीक है। ताई और रक्षाबंधन, ये दोनों कहानियाँ किसकी हैं? विशंबरनाथ शर्मा जी की। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्वाल भंजिका आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? राजशेखर के द्वारा, ठीक है। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी और विद्वाल भंजिका, ये राजशेखर के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसका आधार विषय क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी वो कहानीकार हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन ये 3 कहानियों से ही एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। मृग और तृष्णा, ये कहानी किसकी है? तो हरि नारायण व्यास जी की है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है? राजेंद्र बालक घोष को। बंग महिला भी इनको कहा जाता है, बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। इनकी पहली कहानी आई थी चंद्रदेव से मेरी बातें। कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले आचार्य कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम था? शेख तकी था। और वैसे इनके जो गुरु हैं सर्वमान्य, वो रामानंद को माना जाता है, ठीक है। रामानंद के 12 शिष्य थे जिनमें कबीर का नाम आता है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है।
हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का परिवर्तन किसने किया है? तो इस संत नामदेव ने किया है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का परिवर्तन संत नामदेव जी के द्वारा हुआ है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा, पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मुल्ला दाऊद की चंदायन को लोर कथा के नाम से किसने पुकारा है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पुकारा है। जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां हैं? तो ये है अखरावट। जायसी की कौन सी रचना है? अखरावट है, जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां वर्णित की गई हैं। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता भी बनी हुई थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने किसने रखा? जायसी ने। जायसी की पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? विजय देवनारायण शाही जी ने कहा है। तुलसी की कौन सी 5 लघु कृतियां हैं जिनको पंचरत्न कहा जाता है? वैराग्य संदीपनी, रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। तुलसीदास की प्रथम और अंतिम रचना किसे माना जाता है? तो वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना मानी जाती है और कवितावली अंतिम रचना मानी गई है। तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं? तो ब्रज भाषा और अवधि दोनों पर इनका पूर्ण अधिकार था, ये शुक्ल जी का भी मानना है। और इन्होंने ब्रज भाषा में जो रचनाएं लिखी थी वो ये हैं: वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को कहा जाता है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है? डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। ओम जय जगदीश हरे, ये जो आरती हम अपने घरों में गाते हैं, इसकी रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने की है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने और कब दी थी? तो 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था, इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। भारतेंदु, भारत का इंदु। भारतेंदु जी के किस नाटक में काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र मिलता है? प्रेम जोगिनी में मिलता है। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा था जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया? तो यह सती प्रताप। हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा था? तो ये भारत दुर्दशा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, 1880 में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक की बात हो रही है। अगर इसमें राजनीतिक ना पूछा जाए, केवल मौलिक पूछ लिया जाए, तो वो नाटक है नहुस, जो कि गोपाल चंद्र गिरधरदास, जो भारतेंदु जी के पिता थे, उन्होंने लिखा था। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप कहाँ खेला गया था? भारतेंदु जी के घर पर। पहले थिएटर नहीं होते थे, तो जो लोग नाटक लिखने की शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। ठीक है, हिंदी में नाटकों की शुरुआत मानी जाती है, पहले और भी भाषाओं में लिखे गए थे। तो इनके लिए थिएटर, देखो नाटक का मतलब ही ये होता है, नाटक के लिए थिएटर की जरूरत चाहिए, रंगमंच जरूरत पड़ती है। तो कहीं भी ऐसे ही है ना, उसको करके दिखा देते थे। तो ये भारतेंदु जी के घर पर खेला गया था। भारतेंदु जी के किस नाटक में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है? तो यह अंधेर नगरी, जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक पागल की भूमिका निभाई थी? तो यह नील देवी। इन्होंने एक पागल का रोल अदा किया था नील देवी में, और ये इन्हीं का नाटक है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। लेकिन गिरीश रस्तोगी ने नील देवी को
जो कि भारतेंदु जी का है, इसको प्रथम दुखांत नाटक माना है। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग, ये सब नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमृत राय के द्वारा। ठीक है, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग, ये प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय जी। द्रौपदी, सेतुबंध, एक दुनी, एक, शकुंतला की अंगूठी, नायक, खलनायक, विदूषक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, ये सभी नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये खंजर नयन, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह, रात का सफर आदि उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? रामधरस मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, है ना, शीर्षक भी थोड़े से अलग ही हैं इनके। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है? तो ये है टोपी शुक्ला, जो कि 1969 में आया था। इनके अन्य उपन्यास यहाँ पे देख लेते हैं। आधा गांव, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, सीन 75 और कटरा भी आरजू, राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। आगे है भटकती राख, खून का रिश्ता, पहला पाठ, चीप की दावत, सिरका सदका, ये सभी कहानियां हैं और किसके द्वारा लिखी गई है? भीष्म साहनी जी के द्वारा। एक बार में ही आपको एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगी क्लास। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए, इसकी क्या बल्कि 2000 इसी तरह के प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, आदिकाल से लेकर नई कविता तक की पीडीएफ है, 2000 प्रश्न उसमें शामिल हैं, जो केवल और केवल 41 रुपये में नवरात्रि तक का ऑफर है। ठीक है, आपको शिक्षा कंपटीशन ऐप पर मिल जाएगी। उसका एप्लीकेशन लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जा करके आप उसको ओपन करके ले सकते हो। ठीक है।